वेलकम टू माय चैनल और साइंटिफिक मित्रा। हम अभी आपको इस चैनल के माध्यम से ओमिक्रॉन BF7 के वेरिएंट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रकार के वायरस की शुरुआत बहुत पहले ही हुई थी, लेकिन इनकी बैकग्राउंड को हमें समझने की ज़रूरत है, जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट की है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया। इनके जो बैकग्राउंड में थोड़ी सी जाने की कोशिश करते हैं, इनकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। 2002 के अंदर चाइना के अंदर एक वायरस की शुरुआत हुई, जिसको हम सार्स के नाम से जानते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और 2012 में एक वायरस जिसको मर्स के नाम से जानते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिनकी शुरुआत ईरान में हुई। और 2019 जो सार्स से क्रिएट करने वाला एक वायरस था, कोविड-19, जिनकी शुरुआत वुहान शहर से होती है। तो इस प्रकार इनकी हिस्ट्री को समझने के बाद हम ये समझना चाहते हैं 2019 में जो वायरस कोविड-19 आया, ये वायरस ने काफ़ी लोगों के बीच खतरे की घंटी बजा दिया। बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत मारे गए, बहुत सारे लोगों के पड़ोसी, बहुत सारे लोगों के अपने ही लोग इस कोविड-19 के चपेट में आए और उनकी मृत्यु हुई। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वायरस है, ये इस तरह से किस प्रकार से हमारे लोगों के बीच फैलता जा रहा है। तो इनके हम थोड़े से इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इन वायरस के अंदर जानते हैं ये वायरस किस प्रकार की स्ट्रक्चर को रखता है। ये वायरस जो है एक इनएक्टिव है, बॉडी के अंदर इनएक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो ये अपने हॉस्ट बॉडी को पहले खोजता है, क्योंकि इस वायरस के अंदर कोई, अगर हम सेल की बात करें तो ये अपने आप में एक सेल नहीं है, क्योंकि एक सेल तभी डिवाइड करेगा जब उनके अंदर साइटोप्लाज्म उनके अंदर बहुत अच्छा से होगा, उनके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। लेकिन इनके पास ना साइटोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना इनके पास एंजाइम है। तो इस वायरस के बाहरी रूप में एक आवरण है प्रोटीन की, और प्रोटीन का एक लेयर है, स्पाइक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ऊपर की तरफ रिसेप्टर्स रखते हैं बहुत सारे, और नीचे अंदर की तरफ इस वायरस के अंदर RNA है। जैसा कि हमें पता है वायरस के पास एक साथ ना DNA और ना RNA हो सकता है। तो वायरस या तो DNA को रख सकता है या तो RNA को रखेगा। तो ये जो ओमिक्रॉन का वायरस है, इनको हम समझते हैं ओमिक्रॉन BF7 का जो वायरस है, ये एक डेरिवेटिव वायरस है सार्स कोविड 2 फैमिली का। सार्स कोविड 2 जो है एक तरह का जड़ है, एक तरह का रूट है हर एक वायरस को क्रिएट करने का। तो हमें BF7 का जो स्ट्रेन देखने को जो मिला है, इनकी लक्षण क्या है, इनकी जो ट्रांसमिबिलिटी है पहले वाले वायरस की अपेक्षा बहुत तेज़ी से है। हम इनके ट्रांसमिबिलिटी को कई साइंटिस्टों के अध्ययन के हिसाब से हम RO जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं। इनकी जो RO वैल्यू है वो है 10 से 18 पॉइंट समथिंग। ये हुआ कि ये 10 से 18 लोगों के बीच में तक फैला सकता है। एक को अगर इन्फेक्शन हुआ, ये 10 से 18 लोगों को ये फैलाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब इनकी अदर वाले जो वायरस है उससे बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें अभी ये चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि ये चाइना में तो फैला ही है, चाइना में बहुत ही ख़राब स्थिति है इसको लेकर, और जो कंट्री है उनके अंदर भी फैलता जा रहा है। और इनके कुछ और भी वेरिएंट थे BF7 के पहले भी, BF1, BF2, BF3, BF4, BF5, BF6 के वेरिएंट रहे, बट ये कुछ कुछ देशों में फैले थे। लेकिन इनका वेरिएंट का असर यूरोपीय देशों में था। भारत में इन सभी BF6 तक का वेरिएंट का असर नहीं देखने को मिला, लेकिन BF7 में ये केस भारत के अंदर भी 4 केसेस देखने को मिला है, और ये केस गुजरात और उड़ीसा के अंदर है। तो हमें इस पे बहुत निगाह देने की ज़रूरत है कि हम अभी इससे बचें कैसे, ये वायरस हमारे अंदर किस प्रकार से फैलता जा रहा है, इनको कैसे हम बचाने की कोशिश करें, इस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन हम इस सबसे पहले जानें कि इनकी जो हाई न्यूट्रलाइजेशन रेसिस्टेंस है इनके अंदर, इसका मतलब क्या है कि आबादी में वेरिएंट फैलने और दूसरे वेरिएंट की जगह लेने की संभावना ये ज़्यादा रख रहा है। और खासकर हम देखेंगे जनवरी में जो BF1, BF2 आया, इनकी कोई अहम भूमिका नहीं थी। BF4, BF5 भी आया, इनका कोई भी अहम भूमिका नहीं रही है, यूरोपीय कंट्री में रही है। लेकिन भारत के अंदर BF7 एक चिंता का विषय इसलिए बना है क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस कोरोना के अंदर न्यू म्यूटेशन करने की क्षमता है, जो इंसानों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। दूसरा कि इनके अंदर हम ये बात को समझ लें कि इनका जो इनक्यूबेशन पीरियड है बहुत ही कम है। इनकी जो RO वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है,
और इस से बचने की ज़रूरत है। इनके कुछ लक्षण है, समान लक्षण है, देखने को मिलता है कि कई समान लक्षण है जो कई दूसरे डिजीज़ में भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो हमारा ट्रैक है, इन्फेक्शन है, ये हमारा जो जो श्वास नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसमें फीवर के लक्षण है, इसमें नौजिया के भी लक्षण है, इसमें कुछ मस्कुलर पेन भी हो जाता है, फटीग भी हो जाता है और बहुत सारे रिस्पिरेटरी ब्लॉकेज भी देखने को मिलता है। ओल्ड लोगों में ये निमोनिया जैसे डिजीज़ को काउज करता है। बहुत सारी चीज़ों के को लेकर हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, खासकर उन वो लोग जिन्होंने अभी तक कोई भी कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है, खासकर वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी में रही है और किसी कारणवश उन्होंने नहीं ले पाई, तो उन्हें भी कोरोना के वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वैक्सीन कुछ ना कुछ लेवल इम्यूनिटी को डेवलप कर सकता है और इस इम्यूनिटी की वजह से हमारे अंदर इस कोरोना वायरस का असर, ओमिक्रॉन BF7 का असर थोड़ा कम होगा। और डोज 1 और डोज 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, उनको बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होगी, एक एंटीबॉडी डेवलप होगा। ये साइंटिस्टों का कहना है कि इनके इस तरह के एंटीबॉडी जो डेवलप हो रहा है आपके बॉडी में, उन एंटीबॉडी का बहुत कोई खास असर ओमिक्रॉन BF7 पर नहीं है। कई पश्चिमी देश इनको लेकर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और वो पश्चिमी देशों के अंदर इन वायरस की वजह से उनके अंदर भी थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ है। इसलिए वहाँ के लोग क्या करें, इस वायरस की RT-PCR करके पेशेंट के वेरिएंट जो पर्टिकुलर जो स्पाइक जीन के ऊपर जो S जीन है, S जीन के ऊपर स्कैनिंग कर रहे हैं और S जीन के ऊपर वो क्या कर रहे हैं कि वो उस जीन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, और ताकि वो आगे इन फ्यूचर में इसके अगेंस्ट भी वैक्सीन को बनाएं। और जब तक वैक्सीन नहीं बनाई जाती है तब तक हमें क्या करना है, मास्क को लगा के रखना है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर स्टूडेंट जहाँ पे उनकी असेंबलिंग होती है वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें और वो मास्क ज़रूर लगाएं। और मास्क ही अभी बचाव का एक तरीका है। और दूसरे तरीके से हम क्या कि थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो हम डॉक्टर के पास जाके इनकी हम स्कैनिंग कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे की वीडियोज़ में भी हम लाएंगे कि किस तरह से ओमिक्रॉन 7 का लाइफ साइकिल है, किस तरह से इनका म्यूटेशन हुआ है और किस तरह से ये हमारे सेल्स के किस तरह के हमारे रेस्पिरेटरी हॉस्ट सेल्स को ये ख़राब कर रहा है। तो इनको भी हम समझेंगे आगे की वीडियोज़।